तो रेगुलेशन ऑफ किडनी है ना, रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। इसे मेजर फैक्टर्स देखे थे। एक था बाई एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये था एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक था बाई रेनिन, और एक था बाई एल्डोस्टेरोन। किडनी फंक्शन एक्चुअली था क्या, ये रिलेटेड था यूरिन फॉर्मेशन से, है ना, और ऑस्मोरेगुलेशन से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का फंक्शन हम लोग देख चुके थे। ब्रीफ कर देते हैं। उसमें था क्या कि अगर किसी कारण से, है ना, जो ऑस्मोटिक बैलेंस अगर बिगड़ता है, राइट, अगर किसी कारण से, और ये ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स, है ना, कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हो गया बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड में, ब्लड का वॉल्यूम कितना है, वही मेन हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ फ्लूइड है। तो उसका वॉल्यूम अगर डिप कर रहा है, फॉल करेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होने वाला है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो डाउन चला जाएगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन चला जाना मतलब घट जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। रीज़न क्या है, किडनी के फंक्शन उसी से रिलेटेड है। रीज़न क्या है, किडनी का मेन काम क्या होता है कि एलिमिनेट करना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। भले हम ज़्यादा एक्टिव हो या कम एक्टिव हो, उस स्थिति में भी किसी भी कंडीशन में जो यूरिया बन रहा है बॉडी के अंदर, उस यूरिया को एलिमिनेट करना, एक्सेसिव ऑफ यूरिया को एलिमिनेट करना बड़ा जरूरी होता है। एट द सेम टाइम अगर मिनरल आयंस जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा ये सब बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी एलिमिनेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक डिसबैलेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या है, ऑस्मोलैरिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर वाटर प्योर है, यानी उसमें किसी तरह का कोई भी एडिटिव नहीं है, कोई भी चीज उसमें डिसॉल्व नहीं है, तो उसका एक अपना वाटर पोटेंशियल होगा, है ना, वही उसका स्ट्रेंथ है। यानी वाटर का प्यूरिटी ही उसका पोटेंशियल। अब है क्या, मान लेते हैं इस वाटर को, आप ऐसे समझिए, अगर हम एक बीकर लेते हैं, राइट, लाइक दिस, अगर एक बीकर लिया गया और इस बीकर को दो कंपार्टमेंट में हम लोग बांट देते हैं, और बीच में जो पार्टीशन किया जा रहा है, ये अगर एक एसपीएम है, एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो अगर पाया जाता है कि कंपार्टमेंट ए में अगर हम इतना वाटर डिप कर रहे हैं, मतलब इतना वाटर प्लेस कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना वाटर सिक्स इट्स ओन लेवल, तो पानी इधर से उधर मूव कर जाएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वाटर को मूव करने से नहीं रोकते। उसके पीछे रीजन क्या है, जितने भी मेम्ब्रेन है वो कहाँ पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और किसी भी लिविंग सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल में वाटर एक आता है। ऑलमोस्ट 70 से 80% किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाटर का ही बना है। इसलिए वाटर के ट्रांसपोर्टर, ऑल्दो ये हम लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसका मेजर हिस्सा किससे बना होता है, तो लिपिड से। अब लिपिड का नेचर क्या होता है, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर कहने का मतलब उसमें पोलरिटी नहीं है, तो वो वाटर के साथ फ्रेंडशिप नहीं निभाता, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है ना।
और लिपिड नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में कभी दोस्ती नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, वाटर पोलर होने के कारण नॉन पोलर मीडियम से दूर रहने की कोशिश करेगा। उसी तरह से अगर नॉन पोलर मीडियम है वाटर में आ गया तो वो वाटर से दूर रहने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये एक नॉन पोलर मटेरियल, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये वाटर को अलाउ कैसे कर रहा है अपने थ्रू पास होने के लिए? तो रीजन क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एक्वापोरिन, वाटर चैनल, राइट। तो ये जो अभी एनसीईआरटी में वो टॉपिक हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट ट्रांसपोर्ट जो है वो हटा दिया गया है। उसमें इसके बारे में था, अच्छा सा डिस्कशन था। तो उससे आपको पता चलता, पुराना वाला एनसीईआरटी बुक अगर कहीं मिलेगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर जो एक्वापोरिन चैनल्स हैं ये वाटर को अलाउ करते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा जाने के लिए। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे एरिया सरफेस पे आपको एक्वापोरिन्स होंगे और एक्वापोरिन वाटर को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने देंगे। अब अगर इस तरफ पानी डाला गया, इस तरफ वाटर नहीं है, है ना, ये प्योर वाटर है, इस तरफ वाटर नहीं है, तो क्या होगा, वाटर सिक्स इन इट्स ओन लेवल। तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की इस तरफ मूव करने लगेगा, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट जाने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वाटर का लेवल इसमें हाफ हो जाएगा और इसमें इसके बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर इस कंपार्टमेंट में वाटर है और इसमें नहीं है तो वाटर धीरे धीरे इधर से उस तरफ जाने लगेगा। अंत में जब दोनों का लेवल बैलेंस हो जाएगा तो वाटर का फ्लो हम लोग को लगेगा कि रुक चुका है, पर ये डायनेमिक होता है। जितने अमाउंट का वाटर उस तरफ जाएगा उतना ही अमाउंट का वाटर इस तरफ लौट कर आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और हमें लगेगा कि दोनों तरफ वाटर का लेवल बराबर हो गया। अब देखिए हम इसको अगर मान लेते हैं कंपार्टमेंट बी है और इस कंपार्टमेंट बी में हम थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं NaCl, और यहां से NaCl का रोल आपको पता चलेगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन के दौरान जो आप देखे होंगे नीचे की तरफ उतरते हैं डिसेंडिंग लिम्ब से, ऊपर की ओर जाते हैं असेंडिंग लिम्ब से लूपा वेलने में, और उसको चारों तरफ घेर के पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज रहते हैं, है ना। तो उनका रोल सोडियम क्लोराइड के साथ क्या रिलेशन आता है वाटर रिटेंशन में, यहां से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अगर सोडियम क्लोराइड इस कंपार्टमेंट पे वाटर के साथ ऐड कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, तो नेचुरली क्या होगा, ये घुल जाएगा, डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के कारण अब इस तरफ के वाटर का प्यूरिटी और इस तरफ के वाटर का प्यूरिटी क्या बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। रीजन क्या है, नाउ इट हैज बिकम ए मिक्सचर, और मिक्सचर का प्यूरिटी प्योर सब्सटेंस से ऑफ कोर्स कम होगा। तो आपको क्या बताया अभी, वाटर का स्ट्रेंथ उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी प्यूरिटी। तो इस तरफ अपने आप वाटर का प्यूरिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर सोडियम क्लोराइड ऐड किया हुआ है। नाउ व्हाट, अगर हम पोटेंशियल देखेंगे, हायर पोटेंशियल पे कौन है, तो कंपार्टमेंट ए, और लोअर पोटेंशियल पे कौन है, कंपार्टमेंट बी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी चीज हाई टू लो मूव करने की कोशिश करता है, इसलिए वाटर का फ्लो अब इस तरफ होने लगेगा। और आप धीरे धीरे पाएंगे ये सेम, अगर हमारा बीकर है, ये वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिससे ये सेपरेटेड है, ये अगर कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट बी, तो आपको क्या पता चला अभी कि इधर से वाटर बी के तरफ मूव करने लगेगा। यू विल सरप्राइज टू सी कि वाटर का लेवल इसमें नीचे रह गया और इसमें वाटर का लेवल बढ़ने लग गया। इट विल हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्यूरिटी पोटेंशियल। प्यूरिटी का जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस के कारण वाटर इधर से इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि इस तरफ जाने के बाद भी इसका कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो नहीं कर पाया क्योंकि दोनों का प्यूरिटी अभी बराबर नहीं हुआ, इसलिए पूरा का पूरा वाटर उस तरफ जाने का कोशिश करेगा, लेकिन एक स्टेज के बाद रुक जाएगा। रीजन क्या है, आप ऐसे सोचिए, अगर वाटर इस तरफ जा रहा है तो लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है अगर, तो इस तरफ इसका ग्रेविटेशन पुल भी तो इस पर काम करेगा जो वाटर को नीचे लाना चाहेगा, राइट। तो वो फोर्स अब वाटर को पुश करेगा दूसरे तरफ भागने के लिए।
तो एक तरफ प्यूरिटी पोटेंशियल का डिफरेंस के कारण वाटर इधर जा रहा है और दूसरी तरफ ग्रेविटेशन पुल के कारण वो इस तरफ आना जा रहा है। तो एक फोर्स इधर ले जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर, दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तब जाके वाटर का फ्लो रुकेगा। हम लोग को ऐसा लगेगा कि वाटर का फ्लो रुक गया, लेकिन क्या बताइए, डायनेमिक होता है। तो जितनी मात्रा में इधर से इधर जाएगा उतनी मात्रा में इधर से वापस भी आएगा, लेकिन एक डिफरेंस बना के, इधर का लेवल नीचे, इधर का लेवल ऊंचा। अब देखिए, जिधर सोडियम क्लोराइड आया यानी इंप्योरिटी आया, उधर क्या हुआ, वाटर का लेवल बढ़ गया, वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसको किडनी के ट्यूब्यूल पे अप्लाई करके देखिए, और इंटरस्टिशियल स्पेस यानी जो हमारा मेडुला और कॉर्टेक्स का एरिया था वहां के बारे में सोचकर देखिए। अगर आप देखते हैं कि ब्लड वेसल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है बाय फोर्सफुल एब्जॉर्प्शन, सख्ती के साथ अगर सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन कराया जाता है ब्लड में, तो क्या होगा, ब्लड के वाटर का प्यूरिटी घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। और सराउंडिंग में सोडियम क्लोराइड कम हो गया, इसलिए सराउंडिंग यानी इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां का सोडियम क्लोराइड कम हो गया क्योंकि सोडियम क्लोराइड वहीं से खींच कर लाया है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वहां का प्यूरिटी यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के वाटर का प्यूरिटी बढ़ गया और ब्लड में वाटर का प्यूरिटी घट गया। तो नेचुरली क्या होगा, वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल्स की तरफ। इस तरीके से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम फिर से बढ़ गया, और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके मदद से वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रीइंस्टेट कर लेते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब मेंटेन हो जाएगा तो यूरिया का एलिमिनेशन फिर पहले की तरह रेगुलेटेड रहेगा, पहले की तरह यूरिया स्टोर नहीं होगा और बॉडी से बाहर निकलता जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, ये प्राइमरी मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने का और वॉल्यूम ऑफ वाटर को बैलेंस करने का, ठीक है। तो देखिए, जब डिहाइड्रेशन कंडीशन होगा, किसी कारण से वाटर बॉडी से निकल जा रहा है, पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है, या तो डायरिया के कारण या गर्मी के दिन में एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण वाटर लॉस हो गया, तो वैसे स्थिति में अगर यूरिन में वाटर वॉल्यूम काफी ज्यादा रहेगा तो डिहाइड्रेशन से आदमी मर सकता है ना, क्योंकि ब्लड का वाटर वॉल्यूम घटने लगेगा। तो हार्ट को पंप करने के लिए जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड चाहिए, नेट वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में हार्ट काम करना बंद कर सकता है। इसलिए किडनी लेवल पे उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है और मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर करने का कोशिश किया जाता है, और वहां भी जो रोल मेन प्ले करेगा होगा सोडियम क्लोराइड। इसी के एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन से वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन किया जाता है। और समझ में आ गया हाउ इट इज रिलेटेड। तो यही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के लिए हम लोग डेफिनेशन देते हैं, वाटर का फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का फ्लो होगा, किधर से किधर, हाई प्यूरिटी पोटेंशियल टू लोअर प्यूरिटी पोटेंशियल। या इसको कई बार ऐसे भी बहुत सारे किताबें लिखते हैं कि वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लेकिन ये टेक्निकली गलत टर्म है। रीजन क्या है, वाटर तो दोनों तरफ हम लोग मान के चलते हैं कि बराबर ही है। अगर दोनों का लेवल बराबर हो गया तो अगर सोडियम क्लोराइड यहाँ अगर ऐड कर देते तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि तो खुद सॉल्वेंट है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के जगह पे हम लोग को प्यूरिटी पोटेंशियल ऑफ वाटर यूज करना चाहिए, राइट। और वाटर पोटेंशियल के लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं वो है साई, त्रिशूल की तरह साइन होता है, साई यूज करते हैं। तो ये था, हाँ अच्छा, तो ये समझाने के लिए था कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉरी एसपीएम था,
ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस तरीके से, है ना, वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, क्या है, आई मीन इसका रोल क्या है? इसमें लिखने का कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देख ही सकते हैं, अपलोड हो ही जाता है, उसमें जो भी बोला गया है आप एक बार रिपीट देख लीजिएगा, तो जो भी कॉन्सेप्शन मिस हो रहा है, जहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, उसको आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि वाटर का फ्लो किधर से किधर जाएगा, और दूसरा चीज़ है जिसके वॉल्यूम क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है वो, राइट। तो यहाँ हो गया, इसको इरेज करें। ओके, ये समझा रहे थे, ऐसे पिछले क्लास में भी हो चुका है कि ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं, है ना, और अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऑस्मोटिक रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। वाटर का वॉल्यूम अगर घटा, ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, वाटर का लेवल अगर बढ़ गया, ये रिसेप्टर फिर से डाउन टर्न हो जाएंगे, समझ गए। और इनका रिलेशनशिप किससे है? न्यूरॉन्स के साथ है, यानी एक तरह के हमारे नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, है ना, और ये सिग्नल सेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स सिग्नल सेंड करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसे? थ्रू हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारा वाटर बैलेंस का कंट्रोल सेंटर, थर्स्ट के लिए, है ना, या बॉडी में वाटर वॉल्यूम कितना है उसको सेंस करने के लिए उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब देखा जाएगा कि वाटर का वॉल्यूम डिप कर रहा है बॉडी में, तो फिर हाइपोथैलेमस के थ्रू, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। अब एक चीज देखिए, इसके नाम में भी इसका मीनिंग छुपा है। वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, प्रेसिन यानी जिसको प्रेस कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टर या कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूसर, यानी ब्लड वेसल को सिकुड़ने वाला, ठीक है। ये इसका एक एक्शन है। होगा क्या, जब ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, है ना, ये एक्टिवेटेड हैं, इसने यहां प्लस लिख दिया गया, इसका मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सिग्नल, है ना, एक्टिवेशन। प्लस सिग्नल का मतलब है एक्टिवेशन। तो ऑस्मोटिक रिसेप्टर की वजह से एक्टिवेट हो गए कौन? तो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस है पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। नर्वस सिस्टम में देखेंगे ब्रेन के तीन पार्ट, मेनली हम लोग उसको अपने सुविधा के अनुसार तीन पार्ट में पढ़ के, है ना, डिवाइड करके उसकी स्टडी करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। और सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन का होता है,
ये उसी का एक हिस्सा है, हाइपोथैलेमस। तो ये एक्टिवेशन मिलेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी में, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ करके। तो देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, ह्यूमन के केस में, आगे की तरफ पीछे की तरफ। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्चुअली डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में रहता है। रीजन क्या है, वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन जो हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बने होते हैं, मतलब न्यूरॉन के सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, और वो कुछ मटेरियल तैयार करते हैं, उन्हें सिक्रेट करते हैं। सिक्रेट करने के बाद पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें वो स्टोर करते हैं, राइट। इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस का एक अंग है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी का पीछे का हिस्सा, उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा, तो पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसके डायरेक्शन से न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है, सिक्रेशन होगा एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है। अब वैसोप्रेसिन का मोड ऑफ एक्शन देखिए, ये पहले एक्ट करेगा, चूंकि हार्मोन है तो ब्लड में ही आएगा, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब पहुंचेगा टू द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर जब पहुंचेगा, यहां तक आने के बाद इसका एक्शन होगा वैसोप्रेसिन का, ये एब्जॉर्प्टिव हो जाएंगे वाटर के लिए। जैसे याद कीजिए, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमेबल टू वाटर है, यानी वाटर अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर कहां, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा है, बगल में क्या है, मेडुला। तो लूप ऑफ हेनले में से निकल के, डिसेंडिंग लिम्ब में से निकल के वाटर कहां जाता है, मेडुला में। उसी तरह से ये हिस्सा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट रहता है कॉर्टेक्स में। ऐसे ही याद कीजिए, है ना, रफली बोमन्स कैप्सूल ऐसे नीचे की तरफ उतरा विथ पीसीटी, यहां पे पीसीटी है ना, ये हो गया डिसेंडिंग, ये लूप हो गया, ये असेंडिंग ऊपर की ओर चल रहा है, और ऊपर के तरफ है कॉर्टेक्स, नीचे के तरफ मेडुला। ये हम लोग किडनी के बैकग्राउंड में, राइट। तो इसका एक्शन कहां हो रहा है, ये है डीसीटी, और ये आगे बढ़ा तो कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके एक्शन से, एडीएच के एक्शन से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट क्या हो जाएंगे, परमेबल टू वाटर। नेचुरली यहां से निकल के, यहां से निकल के, यहां से निकल के, यहां से निकल के वाटर कहां आएगा, देख लीजिए, कॉर्टेक्स वाले एरिया में। ठीक है। और आप याद कीजिए, हाँ बोलिए। वाटर पीसीटी में, हाँ मतलब बोमेंस कैप्सूल में आया तो ग्लोमेरुलस में से आया ना, तो सारा चीज यहां आ गया। पीसीटी नहीं, ये हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में बात कर रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को अलाउ करता है, सोडियम को नहीं, और असेंडिंग लिम्ब सोडियम को अलाउ करता है, वाटर को नहीं। दोनों एक दूसरे का उल्टा चलता है। पीसीटी यहां थोड़ा बहुत, यहां तो वाटर एब्जॉर्ब होता ही है,
वो रीएब्जॉर्प्शन वाला किस्सा है वहां पे, है क्या कि सारा कुछ तो निकल के बोवेंस कैप्सूल में आ गया, अगर यहां नहीं रोका गया तो सब ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा, और उसमें वाटर बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, बहुत तरह के इंपॉर्टेंट आयंस है एक्सेट्रा, तो उन्हें क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, खींच लेता है वापस, कि नहीं, जैसे बताया ना कि फिल्ट्रेशन का हमारा तरीका क्या है, सबको बाहर निकाल दे और जो जरूरी है उसको रख लिए, बाकी को एग्जिट करने दे देते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे यह काम कर रहा है। अब जरूरी चीज को बुलाते बुलाते जब ज्यादा हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमें इंटरव्यू के लिए 10 लोग को बुलाना था, लेकिन लगा कि नहीं ये भी अच्छा कैंडिडेट है, वो भी अच्छा कैंडिडेट, करते 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 15-16 आ गए, पर हमें रखना था 10 को ही, तो फिर क्या करेंगे, बाकी जो 6 एक्स्ट्रा हो गए उन्हें बोलेंगे नहीं आप जा सकते हैं। उसी तरह का सिचुएशन है। तो यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, वापस बुलाया जाता है, और ज्यादा हो गया तो फिर सिक्रेशन भी होता है, राइट। तो H+ आयन का, पोटेशियम आयन का यहां जो सिक्रेशन होता है ड्यू टू दैट रीजन। अब ये यूरिन बन गया, अब आगे चल रहा है। अब यहां पे और कोई रीएब्जॉर्प्शन वाली बात नहीं है, बस एक ही चीज होगा, पीसीटी ऑनवर्ड्स, पीसीटी के बाद से जो भी काम होगा वो होगा वाटर वॉल्यूम को बैलेंस करने का काम, है ना, कि बॉडी से कहीं ज्यादा वाटर तो नहीं निकल गया, उसको पकड़ के रखने का काम यहां पे होगा। तब है क्या, जब, तो हम वही बता रहे थे, जब एडीएच का एक्शन होगा तो वाटर कहां से निकल कर आएगा, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। इनिशियल कंडीशन में, मतलब जब नॉर्मल सब कुछ है, तो यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होते, क्योंकि अब सफिशिएंट वाटर बॉडी में आ चुका, तो जाने दिया जाए, इसे रोका नहीं जाता। जब कंडीशन क्या होगा, बॉडी में वाटर कम हो रहा है, या जैसे होता है ना काम के सिलसिले में, एग्जाम के दौरान हम बीच में इतना स्ट्रेस होता है पानी ही नहीं पीते, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वाटर तो यूज हो रहा है, पसीना से भी बाहर निकल गया, वैसे कंडीशन में वाटर स्ट्रेस होगा। इन दैट कंडीशन हम ऐसा समझते हैं कि अगर एडीएच रिलीज हुआ तो एडीएच के वजह से क्या होगा, डीसीटी एंड कलेक्टिंग जो नॉर्मली वाटर को नहीं रोकता था, अब ये वाटर के लिए पोरस हो जाएंगे, तो वाटर यहां से निकल के कहां आएगा, बाहर आएगा, है ना। अगर यहां नहीं रोका जाता तो ये आगे चल जाता, कहां जाता, रीनल पेल्विस में, और वहां से यूरेटर होकर बाहर निकल जाता, है ना, यूरिन पैसेज का जो रास्ता है वो समझ ही रहे। तो अगर यहीं पे वाटर को ट्रैप कर लिया तो वाटर बाहर निकल के कहां आएगा, कॉर्टेक्स में, क्योंकि नेफ्रॉन का मैक्सिमम हिस्सा कहां रहता है, कॉर्टेक्स में, थोड़ा ही सा ये जो लूप वाला हिस्सा है ये जाता है मेडुला में, राइट। तो आया कॉर्टेक्स में, और आप देखे होंगे इधर से लौटता है किस तरफ, रीनल वेन की तरफ, ब्लड वेसल, तो वाटर वहां से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर लेके चला गया। इस तरीके से कॉर्टिकल रीजन से वाटर को फिर से ब्लड वेसल कैच करेगा, कैप्चर करेगा, और वाटर का वॉल्यूम ब्लड में मेंटेन करेगा। तो एक एक्शन एडीएच का ऐसे, ठीक है। दूसरा, इसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है ताकि जीएफआर को मेंटेन कर सके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और उसके लिए ये तरीका जो अपनाता है, इसका जो नाम है, ये काम करता है, यानी ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। और स्पेशली कहां पे ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन जरूरी है, जहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन होने के लिए ये अगर बोमेंस कैप्सूल है तो यहां पे क्या होगा, ग्लोमेरुलस, यहां ग्लोमेरुलस, है ना। तो ब्लड वेसल्स यहां पे है, एडीएच के मदद से यहां पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा। कैसे, इसकी जो वॉल है, वॉल को और पतला कर दिया जाएगा, आई मीन कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो सिकुड़ने के कारण, ब्लड के फ्लो करने का रास्ता कम होने के कारण प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इसलिए एडीएच बहुत तेजी से जीएफआर को मेंटेन कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस, समझ में आ गया कैसे काम करेगा। तो दूसरा एक्शन इसका होगा, ये तो पहला एक्शन हुआ कहां, वाटर को एब्जॉर्ब कराना, और दूसरा एक्शन होगा ऑन द ब्लड वेसल्स,
टू कॉन्स्ट्रिक्ट देयर वॉल। इसका नतीजा क्या होगा? सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, GFR मेंटेन्ड। सो दिस इज हाउ ADH वर्क्स। ठीक है। अब है सेकेंड लाइन, ये मिटा सकते हैं? अच्छा कर लीजिए। ADH का एक्शन ना, हाँ इसका एक्शन DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे होगा। ये वाटर को परमेबल, वाटर के लिए इसको परमेबल बना देता है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, जहां बड़ा लंबा सा डायग्राम दिया है ना, येलो कलर से, उसमें देखिएगा इस हिस्से को लंबा करके दिया है, यहाँ से दिखाया वाटर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या? जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे उतरने वाला लूप ऑफ हेनले का, वो वाटर के लिए पोरस है, पर सोडियम क्लोराइड के लिए नहीं। तो जैसे जैसे इससे पानी निकलता जाएगा तो इसका हालत क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड बढ़ेगा, है ना। वाटर ले लिया, अब सोडियम क्लोराइड जरूरत से ज्यादा हो गया, तब क्या करेगा? ये वाला हिस्सा अब आगे की तरफ तो बढ़ ही रहा है, ये वाला हिस्सा वाटर के लिए इम्परमिबल हो जाएगा, वाटर बाहर नहीं आएगा। तब ज्यादा सोडियम क्लोराइड है तो भाई बाहर निकल जाओ, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलता है। इस अकेले ऑर्गन किडनी के लिए अब दो स्पेशलाइजेशन होता है, एक होता है नेफ्रोलॉजिस्ट और एक होता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट रिलेटेड है यूरिन फॉर्मेशन से, और नेफ्रोलॉजिस्ट रिलेटेड है नेफ्रॉन के फंक्शन से। अब दो लेवल पे स्पेशलाइजेशन आ गया अकेले किडनी के लिए। उसी तरह आई में देखिएगा, दो स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे रेटिना स्पेशलिस्ट और एक मिलेंगे जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओवरऑल आई के लिए देखते हैं, जो आई केयर करते हैं। फिर ब्रेन में देखिएगा, एक होंगे न्यूरोफिजिशियन, एक होंगे न्यूरोसर्जन, और एक और होंगे साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के, उनका उसका जो आउटपुट आता है ना, जो इमोशनल कंट्रोल है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उन चीजों को, यानी फिजिकल फॉर्म ऑफ ब्रेन के, मतलब जो इंटरफेस पे, ह्यूमन इंटरफेस पे ब्रेन का जो फंक्शन आता है, उसके एक्सपर्ट है। यानी तीन तीन स्पेशलाइजेशन होता है ब्रेन से। जैसे जैसे हमारा नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑर्गन के स्पेशलाइजेशन भी बढ़ रहे हैं। ओके।
अब इसमें देखेंगे हम लोग सेकेंड लेवल ऑफ रेगुलेशन। एक्चुअली सेकेंड और थर्ड लेवल ऑफ रेगुलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। वो है क्या? रेनिन ही एंडोस्टेरॉन को भी मैदान में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है बाई रेनिन। तो रेनिन नाम दो तरह के, दो जगह आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रेनिन एज ए हार्मोन, जो ये है, ये रेनिन हार्मोन है। और एक और रेनिन मिलेगा, RENNIN, रेनिन, वो है एंजाइम। और वो जो न्यूनेट्स होते हैं, 6 महीने तक का बच्चा है, उसके स्टमक में वो रेनिन रिलीज होता है एज एन एंजाइम। और उसका काम होता है मिल्क को डाइजेस्ट करना। क्योंकि जो न्यूनेट होते हैं, जस्ट पैदा हुए हैं जो बच्चे, और 6 महीने की उम्र तक वो मिल्क छोड़ के और कोई भी दूसरा चीज कंज्यूम नहीं करते, है ना। ऐसा ही हमारा नेचर है, इस तरीके से हम बने हैं। तो वो मिल्क छोड़ के दूसरा कुछ डाइजेस्ट नहीं करता। तो उस मिल्क का डाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है? मिल्क प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराना। ठीक है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे कलेक्टिवली हम कहते हैं केसीन, राइट। अब केसीन को पैराकेसिनेट पे कन्वर्ट करना, ये कहलाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराता है और उसके बाद फिर उसका डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, फिर ट्रिप्सिन के क्या कहते हैं, पेप्सिन के मदद से वो फिर टूटेगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वहां पे फिर उसका फर्दर डाइजेशन होगा। एनीवे, सो इसलिए हम लोग को थोड़ा वॉचफुल रहना है, केयरफुल रहना है। दिस इज रेनिन, दिस रेनिन इज हार्मोन। अब इसका ओरिजिन कहाँ से निकलता है? याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे इस तरफ अगर डीसीटी है और यहां से ब्लड वेसल गुजर रहा है, कौन सा? तो एफरेंट, आर्टेरियोल। तो ये दोनों जिस जगह एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उस साइड का सेल, ये एंटायर टिश्यू है, उस साइड का सेल, यहाँ के जो सेल्स हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर हो जाते हैं। और इन्हें कहते हैं JG सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये कैपेबल होते हैं ऑफ सिक्रेटिंग रेनिन। अब होता क्या है, वाटर वॉल्यूम जब डिसबैलेंस होता है ना, तो वैसे स्थिति में ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक। और इनके एक्टिवेट होने की वजह से ये रिलीज करते हैं रेनिन। अब रेनिन हार्मोन है तो ब्लड में ही आएगा, तो कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग रेनिन हार्मोन। अब ये रेनिन क्या करता है? चलता है और ब्लड में प्रेजेंट रहता है, इन ब्लड एक मटेरियल रहता है, इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन। रेनिन एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है, ये इनर्ट फॉर्म में है। इसे पहले कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में,
फिर इस पर एक्ट करता है, तो इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड ये चलता है एक्शन करने के लिए, ये कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और इसका रिजल्ट होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर मेंटेन। पहला एक्शन ये है। दूसरा एक्शन क्या होता है इसका, ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। और आपको बताए थे किडनी का डायग्राम बनाते समय एड्रिनल ग्लैंड हर एक किडनी के ऊपर रहता है, यानी 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ऊपर मुकुट की तरह रहता है, इसलिए वो क्लोज विसिनिटी में है, नजदीक में ही है, इमीडिएटली उस पर एक्शन करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और यहां से रिलीज कराता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बहुत तेजी से सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो आप सोचिए कहां पे, ब्लड वेसल में अल्टीमेटली। ठीक है, तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कहां से ये लेकर आएगा, तो जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है उस लेवल, वहां से सोडियम आयन को, क्योंकि सोडियम आयन ऑलरेडी तो एसेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब हो ही रहे, तो वहां वही बढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं होगा, तो पोरस उसके लिए है, सोडियम आयन तो आ ही रहा है। जो बचा खुचा सोडियम आयन आगे जा रहा था, तो कहां पर वो रुका हुआ होगा या आगे की तरफ जा रहा होगा, तो डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से, वहां से सोडियम आयन को विगरसली एब्जॉर्ब करा। तो आप सोचिए कॉर्टेक्स रीजन से, बहुत कॉर्टेक्स रीजन में आई मीन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से तेजी से सोडियम आयन निकल कर आ रहे हैं, तो सराउंडिंग में कॉर्टेक्स में जो फ्लूइड है वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। रीजन क्या है, सोडियम आयन आने के कारण वहां के वाटर का प्यूरिटी घट गया। तो नेचुरली क्या होगा, जो फ्लूइड वहां से जा रहा है, गुजर रहा है, यूरिन जो गुजर रहा है उसमें वाटर है, उसका प्यूरिटी बढ़ गया, और वहां से तेजी से वाटर क्या होगा, निकल कर आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। इस तरीके से वो काफी तेजी से वाटर को ड्रेन आउट कर लेता है जो यूरिन के फॉर्म में बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसका साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा, इसका साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कुछ हद तक लार्जर कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट करते हैं, पर मेजर एरिया यही है। तो इससे होगा क्या, सो सोडियम आयन इज reabsorbed from DCT and collecting duct। इसलिए सोडियम आयन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट लेवल पे तेजी से एब्जॉर्ब। नेचुरली क्या होगा, सो वाटर कम्स आउट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहां पे है, कॉर्टेक्स में। अभी हम लोग डायग्राम में देखे हैं
कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट कहां पे प्लेस हो रहा है? कॉर्टेक्स में, इंटरस्टिशियल स्पेस इन कॉर्टेक्स, और यहां से दे गो इनटू ब्लड वेसल। इस तरीके से क्या होगा? जीएफआर इंक्रीजेस मेनी फोल्ड, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाएगा और जीएफआर भी काफी बढ़ जाएगा। इस तरीके से इंस्टेंट, मतलब ये लास्ट रेंज ऑफ डिफेंस है ना, जब हम डिहाइड्रेशन की ओर जाते हैं। और ये काफी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, एक्टिवेटर है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का। यानी रेनिन और एल्डोस्टेरॉन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हुए, है ना। रेनिन ही है जो एल्डोस्टेरॉन को जागृत कर रहा है, उसको रिलीज करवा रहा है। कैसे? डायरेक्ट रेनिन कोई काम नहीं कर रहा, ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में फाइनली बदलता है और वो ये सारा साइट ऑफ एक्शन दे रहा है। अब आप देखेंगे जब इस स्थिति से, मतलब इस तरीके से काफी तेजी से वाटर रिटेन हो रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़े हुए प्रेशर के साथ हार्ट में ब्लड वापस आएगा, यानी राइट आर्टरिया में जिसमें आके वेना कावा खुलता है, काफी फोर्सफुली ब्लड ड्रेन करेगा वेना कावा में, वेना कावा के थ्रू वो राइट आर्टरिया में आएगा, तो राइट आर्टरिया में प्रेशर बढ़ने लगेगा। ऐसे स्थिति में हार्ट को अपना डैमेज होने की संभावना है, इसलिए वो अब कंट्रोल चलाएगा इस रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए, फिर बता रहे हैं। फिगर में आप दे सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। क्या कोई बता सकते हैं एफरेंट आर्टेरियोल कहां से निकल रहे हैं? ओरिजिन उसका रीनल नहीं, ग्लोमेरुलस में तो जा रहा है, एफरेंट वाला ग्लोमेरुलस में जा रहा है, पर उस तक कहां से आ रहा है? वो आ रहा है रीनल आर्टरी से। और इफरेंट आर्टेरियोल कहां को जा रहा है? सब तरफ चारों धाम घूम के वापस किस में जाएगा? रीनल वेन में। ये याद रखिएगा, रीनल आर्टरी से निकला, रीनल वेन में गया, और रीनल आर्टरी से निकल कर कौन आया? तो एफरेंट आर्टेरियोल, और रीनल वेन की ओर गया इफरेंट आर्टेरियोल। इफर निकलना, तो ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा एफरेंट और निकलेगा
इफरेट। कई बार कंफ्यूजन होता है, मिलता जुलता टर्म है। उसी तरह से जब आप लोग लीफ पढ़िएगा उसमें एबेक्सियल और एडेक्सियल सरफेस आएगा। तो एडेक्सियल टॉप सरफेस, ऊपर का सरफेस, और एबेक्सियल लोअर सरफेस, नीचे का। लेकिन ये एडेक्सियल और एबेक्सियल काम करता है डाइकॉट लीफ पे, मोनोकॉट लीफ पे नहीं, क्योंकि उसके दोनों सरफेस एक जैसे होता है। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये टॉप सरफेस है कि बॉटम सरफेस है। तो बहुत सारा चीज है ना, जहां जहां इन चीजों को आप पाएंगे तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करते जाइएगा, और उसके लिए अलग एक जगह पे लिखते जा सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, जहां पे कंफ्यूजन होता है उन सारी चीजों। जैसे इसको पढ़ाते समय एक जगह बताए थे मल्पीजियन कॉर्पसल्स या रिनल कॉर्पसल्स, वो ध्यान आता है? मल्पीजियन कॉर्पसल्स या रिनल कॉर्पसल्स कहाँ पे आते हैं, अगर आप लोग रिवाइज किए होंगे तो देखिएगा, जो बोमेंस कैप्सूल है और उसने घेर के रखा है ग्लोमेरुलस को, वो एरिया कहलाता है मल्पीजियन कॉर्पसल्स या रेनल कॉर्पसल। इसे देखिएगा एनसीईआरटी लिखा है नेफ्रॉन के हिस्से कौन कौन से हैं, तो सीधे बोला है मल्पीजियन कॉर्पसल्स या रेनल कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी, लूपा भेनले, कलेक्टिंग डक्ट, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, इतना बोला। तो क्या क्या बोले, अगर आपके दिमाग में वो डायग्राम घूमता रहेगा तो पोजीशंस बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ठीक है ना। तो बार बार रिपीट करने के पीछे मेरा रीजन यही है कि आप ये समझ लें कि कौन कहां पर हम बात कर रहे हैं या हम कहां पर सोच रहे हैं, या क्वेश्चन अगर आया तो इमीडिएट वो क्लिक करना चाहिए ब्रेन में कि हाँ इस तरफ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो डायग्राम को 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जब, तब जाके वो सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। और ये ध्यान देने का जरूरत होगा कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में, किडनी के दो हिस्से ना, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर के तरफ मेडुला। और देखिए कोई भी विसरल ऑर्गन है, अगर वो 2 लेयर में दिख रहा है तो बाहर वाले को कॉर्टेक्स और इनर वाले को मेडुला ही कहता है। जैसे अभी एड्रिनल ग्लैंड देखे, उसमें भी आपको 2 हिस्से मिले, अंदर के तरफ मेडुला है, बाहर के तरफ कॉर्टेक्स है, जहां से एल्डोस्टेरोन निकला, कॉर्टेक्स है ना, वो बाहरी सरफेस है उसका। तो ये सारा छोटा छोटा चीज है जिसपे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल एरर के वजह से हम कंफ्यूज करते हैं, इधर की उधर, इधर की उधर। एनीवे, तब देखिए यहां पर हम ये बताने चाह रहे थे, ये हो गया ना पूरा ये पाथवे। अब देखिए यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी कारण से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर रिटेन करने का जरूरत था। अब ऐसी स्थिति आ गई कि यूरिन फॉर्म ही नहीं करा रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूरिन फॉर्म नहीं कर रहा है, आई मीन कि यूरिन आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, सब वाटर अगर उसका एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या फ्लूइड रह जाएगा जो आगे बढ़ेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। तो हार्ट में जो राइट आर्टरिया है, ब्लड को कैच करने का जगह, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। तो हार्ट बोलेगा तुम्हारे चलते हम क्यों परेशान हो, इसलिए वो इस गठबंधन को रोकेगा और वो क्या करेगा, एक्शन करेगा रेनिन पे और रेनिन को डिस्ट्रॉय करेगा। सारे चीजों के लिए करता धरता कौन है, रेनिन। तो अगर रेनिन का लेवल घटेगा तो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल घटेगा, और एंजियोटेंसिन 2 का लेवल घटेगा तो ब्लड वैसो कंस्ट्रिक्शन कम होगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, और इधर एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलना घटेगा तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन भी घटेगा। तो फिर से चीजें पहले की तरह हो जाएंगी, हाई जीएफआर का जरूरत खत्म हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में जब जीएफआर मेंटेन हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तब हार्ट एक्शन में आएगा। व्हेन GFR is very high and blood pressure is also very high, it puts pressure on the wall of right atria.
तो इसको डैमेज का खतरा है, इसलिए क्या करेगा, वॉल ऑफ राइट अट्रिया रिलीज ANF, यह है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब आया दूसरा खिलाड़ी मैदान में, राइट। अब देखिए, ऐसे हम तो यहां बता सकते हैं, हमारे लिए ये बना हुआ है, पर आपके लिए थोड़ा परेशानी होगा, हम आपको बता देंगे आप कैसे इसको नोट करेंगे। ये नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ANF जो है, ये जाके एक्शन करेगा, कहां गया रेनिन, ये एक्शन करेगा आके रेनिन पे और इसको डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। ANF रेनिन पे एक्शन करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर रेनिन डिस्ट्रॉय हो गया तो आगे का कार्रवाई स्टॉप, तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टॉप, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप। GFR मेंटेन हो ही चुका है, तो धीरे 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 ANF क्या करेगा, जितने रेनिन है सारे रेनिन को डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा और फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो एक्सेसिव बढ़ा हुआ था वो पुल डाउन हो, समझ में आ गया। इस तरीके से ANF के मदद से हार्ट मैदान में उतरता है और सिस्टम को फिर से काम डाउन करता है। और ये हुआ हमारा कंप्लीट नेटवर्क, है ना, ANF रेनिन एंजियोटेंसिन। अगर ANF नहीं उतरता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे रहेगा, और ANF आ गया, इस पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म आ गया, तो ANF रेनिन एंजियोटेंसिन, दिस इज इट, ठीक है। फिर से बता रहे, देखिए, जब रेनिन मैदान में आया, इसके वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और GFR बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी बढ़ाना है, तो ये सोडियम आयन को बड़ा तेजी से रीअब्सॉर्ब कराएगा, तो फिर वाटर निकल के ब्लड में अल्टीमेटली आएगा, बाहर आएगा तो बाहर वहां से ब्लड में ही जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। अब हार्ट को दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि उसी बढ़े हुए प्रेशर के साथ ब्लड कहां वापस आएगा, रीनल वेन में, और रीनल वेन अल्टीमेटली ड्रेन कहां करेगा, वेना कावा में। सीक्वेंस समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के टोटल वेन्स हैं वो सब फाइनली या तो इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा में खुलते हैं, और वेना कावा आके खुलता है कहां, राइट अट्रिया में, है ना, जो डायग्राम बनाए थे याद होगा आप लोग को। तो राइट अट्रिया के वॉल का प्रेशर बढ़ने लगेगा अननेसेसरी, तो उसका वॉल एक्टिव होगा और तब जाके ANF रिलीज करेगा, और ANF जब रिलीज किया, ये सीधे जाएगा रेनिन को तोड़ना शुरू करेगा। जैसे जैसे रेनिन का लेवल घटेगा वैसे वैसे एंजियोटेंसिन का लेवल घटेगा, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन को बना रहा है ना, एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिन 2 का लेवल घटने लगेगा, नेचुरली क्या होगा, ये सारा सिस्टम फिर धीरे धीरे काम डाउन करेगा। इस तरीके से ये उसका एक चेक पॉइंट है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ये चीज कि जब ऐसा होगा, राइट अट्रिया काफी ज्यादा प्रेशर फील करेगा, तब जाके रिलीज करेगा ANF, और इसके बाद आप एरो दिखाएंगे रेनिन पे और दिखाएंगे डीएक्टिवेट्स, सीधे यहां लिखेंगे, क्रॉस मतलब हो गया डीएक्टिवेट्स, और उसके बाद लिख देंगे सो एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन स्टॉप, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप। ये क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन स्टॉप, और दूसरा लिखेंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप। बस इतना ही हमारे लिए यहां आसान था, यहां दिखा देना कि देखिए भाई, रेनिन को रोक दिया तो ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। आपके पास पेज में जगह नहीं होगा तो आप उस तरीके से कर लेंगे, मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा है। दिस इज द थिंग।
मिटा दे, पूरा हो गया। ये तो हो ही चुका है। डिजीजेस और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, इसमें एक है रीनल फेल्योर। बड़ा आसान है, जैसे हम लोग वहां पढ़े थे हार्ट के बारे में, हार्ट फेल्योर, वैसे ही टर्म है रीनल फेल्योर। अच्छा पहले हो जाने दीजिए इसको, उसके बाद बता रहे हैं। हो गया, मिटा दें। ओके, कोई भी स्टूडेंट कब कहलाता है फेल कर गया? जब उसको रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स नहीं आता, है ना। उसी तरह से अगर हम किडनी को, रेनल मतलब किडनी, किडनी को एक स्टूडेंट की तरह माने, तो उसका नंबर कैसे आएगा? जितना वो जीएफआर दे रहा है वही उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब जीएफआर 100% होना है, इसका मतलब 180 लीटर पर डे होना, जो नॉर्मल होता है। घटा हुआ जीएफआर कब तक बॉडी, कितने हद तक बॉडी टॉलरेट करेगा? उस हद तक जिस हद तक की यूरिया बढ़ने से बॉडी को कोई बुरा असर नहीं हो। उस लिमिट से अगर ज्यादा यूरिया बढ़ने लगे तब क्या होगा? बॉडी पे बुरा असर पड़ने लगेगा, है ना। उसका बॉडी स्वेल करने लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूरिया बाहर नहीं निकल पा रहा है, जीएफआर घट गया है, तो बॉडी से यूरिया बाहर नहीं निकल पा रहा है। नेचुरली क्या होगा? जहां पे पड़ा हुआ है वहीं पे वो, क्योंकि यूरिया सॉल्युबल इन वाटर है ना, तो एक वाटर सॉल्युबल मटेरियल अगर कहीं जमा हो रहा है तो उस जगह के वाटर के इम्प्यूरिटी को बढ़ा रहा है, जो यहां भी हम लोग समझे। वाटर सॉल्युबल मटेरियल अगर कहीं जमा होगा तो वहां का क्या होगा? इम्प्यूरिटी बढ़ेगा, तो सराउंडिंग से, अगल बगल से पानी खींचेगा, ब्लड में से ही पानी खींचेगा उसको, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर का स्रोत क्या है? ब्लड है। तो ब्लड में से पानी खींचेगा और टिश्यू फ्लूइड में ब्लड वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, क्योंकि वहां पे यूरिया बढ़ा हुआ है, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बॉडी स्वेल करने लगेगा, जिसको कहते हैं हम लोग इडेमा। पूरे बॉडी में इडेमा होने लगेगा, और फाइनली क्या होगा? ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, फिर और भांति भांति के प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो ये सारा रीनल फेल्योर की निशानियां हैं, और बॉडी एक हद तक टॉलरेट करने के बाद फिर टॉलरेट नहीं कर पाता, तो क्या होगा? नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी डाउन होने लगे। तो जीएफआर अगर बियॉन्ड लिमिट घट गया तो ये कहलाएगा रीनल फेल्योर। मतलब मिनिमम इतना जीएफआर होना चाहिए ताकि ह्यूमन अपना सारा डे टू डे का एक्टिविटी पूरा कर सके। अगर उससे नीचे चला गया जीएफआर तो यूरिया रिलीज कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? हम उस कंडीशन को कहेंगे रीनल फेल्योर, राइट। अब रीनल फेल्योर से बचने का उपाय क्या है? आई मीन उस समय हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देते हैं? यूरिया को बाहर निकाल दें, क्योंकि किडनी वो काम नहीं कर पा रहा है तो हम कर दें। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कहलाता है हीमोडायलिसिस। रीनल फेल्योर क्या हुआ? व्हेन द जीएफआर is so low that urea excretion is
highly affected, leading to inability of normal functioning of human. ये कंडीशन रेनल फेल्योर का है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन हीमोडायलिसिस। इस हीमोडायलिसिस में करते क्या है, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। तो यूरिया किडनी बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो बाय एक्सटर्नल मैकेनिज्म उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब है क्या, यूरिन में यूरिया छोड़ के और भी तो बहुत सारी चीजें निकलते हैं, वाटर निकलता है, निकलता ही है, सोडियम आयन निकलता है, यानी सॉल्ट निकलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दूसरे कंडीशन में दूसरी चीजों को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बॉडी वेट और अपीयरेंस और एज एटसेट्रा देखकर, किडनी के कंडीशन को देखकर वो सब उन्हें एडवाइस करते हैं कितना सॉल्ट डेली इंटेक होना चाहिए, कितना प्रोटीन डेली इंटेक होना चाहिए, कितना वाटर कितने घंटे में। तो वो किडनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, कितने देर में कितना वाटर एलिमिनेट करता है, उसको मेजर करके फिर उसे कहा जाता है कि इतना ही वाटर इतने देर में पीना है। भले गला सूखे कुछ भी हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो ये सारा अदर प्रोसेसेस है। हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे हीमोडायलिसिस कैसे होता है, राइट। इसके लिए एक एक्सटर्नल यूनिट होता है जो किडनी तरह काम करता है। एक एक्सटर्नल यूनिट होगा, ठीक है। और इस यूनिट में हाईली कॉइल्ड ट्यूब के थ्रू यहां से आएगा ब्लड और यहां से निकलेगा ब्लड, ठीक है। ये ब्लड आएगा कहां से, फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट का कौन सा हिस्सा, सुटेबल आर्टरी। और ये ब्लड जाएगा कहां, टू द पेशेंट, किस चीज में, तो वेन। आर्टरी से ब्लड खींचेंगे, ब्रेन वेन में ब्लड को वापस करें। अब जिस ट्यूब के माध्यम से पास करेगा, ये एक मटेरियल से बना होगा, ये है सेलोफेन, सेलोफेन ट्यूब। और ये होता है सेमी परमिएबल, या ऐसे कहें ये परमिएबल तो होता है, परमिएबल टू सब्सटेंसेस। मटेरियल इससे आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्या, यहां जो है एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा और इस फ्लूइड को कहते हैं डायालिसिस फ्लूइड। इस फ्लूइड को कहेंगे डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। ये जो डायलिसिस फ्लूइड है हैज सेम कॉम्पोजिशन टू दैट ऑफ
ब्लड प्लाज्मा। इसमें ब्लड सेल्स नहीं रखते क्योंकि ब्लड सेल इनसे पार करके बाहर नहीं आएंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो बाहर आ सकते। जब है क्या सेम कंपोजिशन रखते हैं, यानी प्लाज्मा में जो जो चीजें पाई जाती हैं वो सारी चीजें इसमें होंगी, सिवाय एक चीज के, विदाउट यूरिया। डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया 0 रहे, ठीक है। अब देखिए, बॉडी से बाहर जैसे ही ब्लड आता है वो क्लॉट करना शुरू कर देता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे ही कहीं पे कट जाएगा, थोड़ी देर के बाद देखिएगा ब्लड जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, खून का थक्का जमना, ब्लड क्लॉट। तो बॉडी से बाहर हम ब्लड को ला रहे हैं, तो पूरा का पूरा ब्लड यहीं पे क्लॉट कर गया तो कहानी खत्म हो जाए, तो मर ही जाएगा पेशेंट। इसलिए ऐसा नहीं हो, तो हम ये जो पेशेंट आर्टरी से जो ब्लड लेकर आते हैं इसमें मिक्स करते हैं हेपरिन। और हेपरिन क्या है, एन एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। इसमें ज्यादा घिचपिच नहीं करेंगे। ब्लड में मिक्स किया गया हेपरिन और आर्टरी से निकाल के इसको इस लंबे से सेलोफेन ट्यूब में लाया गया, ठीक है। अब है क्या, यहां पे एक ड्रेन पॉइंट रहता है, और ये जो ब्लड बाहर आया इससे और पेशेंट के वेन तक जाएगा, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एंटी हेपरिन। ये एंटी कोआगुलेंट के अगेंस्ट में काम करता है, राइट। तो हेपरिन लेकर ब्लड यहां तक आया, यूरिया को बाहर छोड़ के, है ना। अब कैसे वो बता रहे हैं, बाहर छोड़ के जैसे ही आएगा ब्लड, अब इसको जाना है कहां, पेशेंट के वेन में। इससे पहले कि पेशेंट के वेन में इंटर करे, एंटी हेपरिन मिक्स कर दिया जाता है, अब जाएगा ये पेशेंट के वेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या प्रोसेस चलने वाला है। रेड एरो ये ब्लड के मूव करने का रास्ता, ठीक है। ब्लड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे ये ब्लड आगे की ओर बढ़ेगा, इससे यूरिया निकलता चला जाएगा, इससे यूरिया निकलता चला जाएगा। और ये यूरिया आएगा कहां, इस फ्लूइड में, है ना, डायलिसिस फ्लूइड में। और सिर्फ एक बार एक साइकिल अगर हम इसको रन करते हैं, यानी पूरे बॉडी का ब्लड एक तरफ से बाहर निकाल के दूसरी तरफ से उसके बॉडी में पूरा ब्लड वापस कर दें, इससे हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि इतने छोटे से टाइम में पूरा यूरिया हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करना पड़ता है, 15 से 20 बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए टाइम लगता है डायलिसिस में, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे लग जाता है पर पेशेंट। तो आप ये बात सोचिए, समय के साथ क्या होगा, इस डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया का वॉल्यूम जो है बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड में यूरिया और यहाँ यूरिया बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इसमें से निकल के यूरिया बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस समय जैसे ही यूरिया का लेवल इस डायलिसिस फ्लूइड में बढ़ा, इस चाबी को ऑन करेंगे, इसमें से फ्लूइड बाहर निकालते जाएंगे, और दूसरा चाबी ऑन करके डायलिसिस फ्लूइड इसमें डालते जाएंगे। यहां से डायलिसिस फ्लूइड बाहर निकालेंगे, ये यूरिया के साथ है ना, और उधर से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे जो यूरिया के बिना है। इस तरीके से क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया का लोअर लेवल हमेशा मेंटेन, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया ना, अब इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको बाहर निकलते चले जाए और फ्रेश फ्लूइड जो है हम भरते चले जाए। इस तरीके से ये ब्लड को धीरे धीरे यूरिया फ्री करने लगे।
एक लिमिट तक यूरिया बाहर निकालने के बाद फिर हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद उसे छुट्टी देते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट द यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ किडनी फेल्योर पेशेंट्स. तो डायग्राम है ए टिपिकल डायलिसिस यूनिट, राइट. अब एक चीज है, पेशेंट के वेन में ब्लड को भेजने का तरीका डायरेक्ट नहीं होता, मतलब इस तरफ से आया उस तरफ डायरेक्ट भेज दी, ऐसा नहीं होता. क्या होता है, आप ऐसे देखें, ये ब्लड आया इस तरफ से, है ना, उसके बाद एक इस तरीके से, जैसे आप देखते होंगे अगर किसी को ड्रिप देते हैं, ट्रांसफ्यूजन देते हैं, तो एक कंट्रोल स्विच टाइप का रहता है ना, और वहां देखते हैं ड्रॉप ड्रॉप फ्लूइड गिरता है और उसके बाद फिर फ्लूइड को आगे बढ़ाने देते हैं. तो उसका क्या लॉजिक है, हम डायरेक्टली बीच में कहीं पे लगा देते हैं और यहाँ पे ड्रॉप वाइज ब्लड को गिराने का या ड्रॉप वाइज यहाँ पे जो है वो फ्लूइड को गिराने का क्या मकसद है. उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे ही बाहर आया ये हो सकता है किसी भी तरीके से उसमें एयर चला जाए. ठीक है, तो ब्लड यहां से जब आएगा, ब्लड यहां से आएगा, तो यहां पे जब गिरेगा, है ना, तो एयर तो ब्लड से कम डेंस है, उसका डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, हमेशा एयर ऊपर में एयर बबल बन के रहेगा और नीचे जो ब्लड का लेयर बनेगा वो प्योर ब्लड होगा, ये एयरलेस ब्लड होगा. अब इसको हम पेशेंट के वेन में डाल सकते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं बबल बर्स्टर. तो इस बबल बर्स्टर के थ्रू हम लोग पास कराकर ब्लड को वापस, है ना, पेशेंट के वेन में प्लेस करते हैं. और ये साइकिल करीब करीब जितनी बार सेटिस्फैक्ट्री यूरिया का रिजल्ट नहीं आता उतने देर तक हम लोग इसको रन करते हैं. राइट, कोई डाउट कहीं पे? ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं. अगले क्लास में अगला कोई चैप्टर. पॉज द वीडियो.